सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। बचपन में आपके पिता की स्थिति कैसी रही होगी? अगर ये प्रश्न आपके मन में कौंध रहा है तो निश्चित बात है कि धर्म युक्त प्रश्न है। बचपन में कई लोगों के जन्म के उपरांत देखा जाता है कि या तो उनके पिता की स्थिति बड़ी ऊंची हो जाती है, चढ़ जाती है, विकास गति बढ़ जाती है, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, नौकरी, प्रमोशन, बिजनेस, सब में उनका वर्चस्व हो जाता है। और साथ ही साथ देखा जाता है कि उनका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हो गया। साथ ही साथ देखा जाता है कि उनका स्थान पहले की अपेक्षा परिवर्तित होकर के किसी अच्छे और ऊंचे मकान में रहन सहन बन जाता है। और दूसरी अवस्था है, वह है विपरीत अवस्था, नेगेटिव। एक पोज देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के जन्म के बाद पिता की स्थिति दयनीय हो जाती है। जमीन बिकने लगती है, अपयश बढ़ने लगता है, स्वास्थ्य खराब होने लगता है, अवनति हो जाती है, यहां तक पद भ्रष्ट भी हो जाता है व्यक्ति। ये बहुत बड़ा विषय है समझने के लिए। और इसके लिए आपको नवमांश चक्र में जाने से पहले या द्वादशांश चक्र में जाने से पहले आपको अपने जन्म कुंडली का निर्णय जरूर कर लेना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल हम आप दर्शकों को सरलता से समझने के लिए बोर्ड रखते हैं और इस पे आपको जानने में वो विषय सरल हो जाता है। तो आइए हम चलते हैं, पहले जान लेते हैं पिता की स्थिति और बालक के ग्रह चाल। पहली बात, आप यह देखिए कि आपके बच्चे का जन्म मूल में तो नहीं हुआ है। मूल नक्षत्र जैसे अश्विनी नक्षत्र हो गए, श्लेषा नक्षत्र हो गया, मघा नक्षत्र हो गया, मूला नक्षत्र हो गया, रेवती नक्षत्र हो गया, ज्येष्ठा नक्षत्र हो गया। तो इन नक्षत्रों में कुछ चरण तक बच्चे के लिए, पिता के लिए, माता के लिए तो शुभ रहता है, लेकिन कुछ चरण के लिए खराब हो जाता है। तो इन सब तथ्यों को समझने के लिए आपको कोई नवमांश द्वादशांश में जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर आप हैं उसी दायरे में ढूंढिएगा तो पाइएगा। अर्थात जन्म कुंडली में ही आपको वह भेद पता लग जाएंगे। कब और कैसे वो अवस्था बनती है, चलिए हम जानते हैं बचपन की इस स्थिति को जन्म के उपरांत। तो यहां आपको देखना है लग्न, तथा देखना है सूर्य, देखना है लग्नेश, तथा देखना है दसम भाव, नवम भाव। क्यों, यह भी मैं बताऊंगा आपको। प्रैक्टिकल आपको समझना होगा। देखना है आपकी जन्म कुंडली में सूर्य से दसम स्थान, बृहस्पति से नवम स्थान, अगर ये सब शुभ हैं तो आप अपने जन्म के बाद पिता को विकास देने के लिए जन्मे हैं और आप पिछले जन्म में पिता के ऋण को उतारने के लिए जन्मे हैं। कैसे होता है यह जान लेते हैं। जन्म कुंडली में जो लग्न है, ये मूल रूपेण देखा जाए तो सूर्य लग्न के कारक है। सूर्य पिता के भी कारक हैं और बृहस्पति भी पिता के कारक हैं। बृहस्पति पुत्र के भी कारक हैं। यह एक भेद है, एक रहस्य है ज्योतिष। इसी को समझने के लिए हम छोटे छोटे विषय दिया करते हैं। आपको लंबी बात ना लगे इसलिए मूल मुद्दे पर हम चलेंगे। आपकी कुंडली में जो बचपन है, जो लग्न है, जो पिता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
पहले तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में गंडमूल नक्षत्र तो नहीं है, और है तो किस चरण में है। वो चरण किसके लिए हानिकर है, माता पिता, दादा दादी, अथवा बच्चे के स्वयं के लिए। वो देखने के बाद आप आइए अपने लग्न में। जब किसी बच्चे के लग्न में राहु ग्रह बैठा हो, तो वो व्यक्ति अपने जन्म के बाद, अगर राहु उच्च का नहीं है तो जन्म के बाद पिता की अवनति का कारण प्रायः बन जाता है। नंबर 1, मान लीजिए लग्न है, लग्न में न सूर्य बैठे हैं न बृहस्पति बैठे हैं, तथा लग्न में स्थित राहु चाहे मकर के हों चाहे कुंभ के हों, एनीवे इतना जान लो कि राहु वृष राशि में, मिथुन राशि में और कन्या राशि में अपना अच्छा फल देते हैं। और जब लग्न में बैठे होंगे तो ऐसे बच्चे का जिसका कि जन्म हुआ है वृष के राहु में, कन्या मिथुन के राहु में, तो वह जन्म से ही अपने पिता के विकास को बढ़ाने वाला होगा। ये पाप ग्रह की बात हो गई। अभी और बाकी है, अभी और समझेंगे, सूर्य को बृहस्पति को भी समझेंगे, तथा समझेंगे हम सूर्य पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। विषय थोड़ा लंबा है, लेकिन एक वीडियो में नहीं, अनेक वीडियो में सूत्रात्मक तरीके से आपको समझना होगा। और यदि आपने समझ लिया तो किसी भी कुंडली देखने के बाद आप उसका पूरा रहस्य उसको समझा सकते हैं। तो अगर लग्न में राहु भ्रष्ट हो, राहु अच्छे ग्रहों से दृष्ट ना हो, तो बचपन से पिता के लिए हानि होती है। नंबर 2, 10th भाव में राहु अपने, वैसे राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन वृष कन्या मिथुन में ये अच्छा फल देते हैं। मकर कुंभ में शनि की तरह, और जिस राशि में बैठते हैं ये उसका प्रभाव स्वीकार कर लेते हैं, तद अनुकूल हो जाते हैं। तो 10th भाव में अगर राहु बैठे हैं तो बचपन के जन्म के उपरांत पिता की स्थिति या तो बहुत अच्छी हो जाएगी या तो बहुत बुरी हो जाएगी। बुरे राहु बैठे होंगे तो पिता की स्थिति, माता की स्थिति दयनीय हो जाएगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आएंगी। राहु से दादा दादी का विचार किया जाता है, केतु से नाना नानी का विचार किया जाता है। तो नाना नानी और दादा दादी के संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि राहु केतु दोनों ही विपरीत अवस्थाओं में हैं तो दादा दादी, नाना नानी, इन सब की कंडीशन खराब हो जाएगी। तो उस अवस्था में ही ज्योतिषी को कुंडली दिखाई जाती थी, क्योंकि पहले के जमाने में संबंधों का बड़ा महत्व होता था। अब संबंध थोड़े स्वार्थी हो गए हैं, तो माता पिता खुद जाकर के बच्चे के बारे में पूछते हैं, परंतु बच्चे के जन्म का प्रभाव सभी पक्षों में, यानी नाना पक्ष में, ननिहाल पक्ष में और बाबा पक्ष में पड़ता है। अब एक बात, लग्न में यदि शनि बैठे हैं उच्च के ना हो, तो जातक की आयु, चाहे वो राहु हो, केतु हो, शनि हो, उसकी आयु क्षय हो जाती है और पिता की आयु के लिए हानिकर हो जाते हैं। लग्न में शनि नीच के हो, मेष के बैठे हो, तो पिता की आयु को नष्ट करते और स्वयं जातक के लिए हानिकर होते हैं। पिता और बालक में बनती ही नहीं है। यदि यही शनि के अलावा चंद्रमा पापी बैठ जाएं लग्न में, जैसे वृश्चिक के चंद्रमा बैठ जाएं, वृश्चिक में चंद्रमा नीच के होते हैं, अथवा चतुर्दशी, त्रयोदशी, अमावस्या, कृष्ण पक्ष की चंद्रमा बैठ जाएं लग्न में,
और कोई पापी ग्रह देख दे तो वो मां की आयु को खाएगा और बच्चे की आयु को भी खाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मात्र कारक है, सुख कारक है। तो ननिहाल पक्ष और मात्र पक्ष दोनों को हानि पहुंचेगी। और स्पष्ट है कि जब मां की स्थिति मजबूत नहीं होगी तो पिता की स्थिति भी धराशायी हो जाती है, क्योंकि पिता का आधार शक्ति मां अर्थात पिता की पत्नी है। तो अब एक बात हो गई लग्न की। दूसरी बात, अब हम लग्नेश को आपके साथ बता देते हैं। यदि लग्नेश कोई भी हो, लग्नेश पापी हो जाए, पाप ग्रहों से युक्त हो जाए, कहीं पर भी बैठ जाए, तो जातक के पिता को आयुर्बल में कमी दे देगा। जातक स्वयं भी आयुहीन, आयु क्षय हो जाता है। मान लीजिए आपका लग्नेश अष्टम भावेश से प्रभावित है, उस अवस्था में नहीं कि मेष और तुला लग्न हो, उस अवस्था को छोड़ के, क्योंकि मेष लग्न जब होगा तो अष्टमेश और लग्नेश एक ही हो जाएंगे, मंगल। और यह नियम है कि जो लग्नेश होता है वही अष्टमेश हो तो अष्टम के हानि से वह बच जाता है, क्योंकि अष्टम हानि भाव है, मृत्यु भाव है, शमशान भाव है। बाकी लग्नों में वह यदि अष्टमेश से युक्त लग्नेश हो जाए तो उस व्यक्ति की आयु क्षय हो जाती है। यह अष्टम भाव है। अब लग्नेश को यदि अष्टमेश की दृष्टि देखती है, अष्टमेश की युति है, तो पिता की यश कीर्ति जैसी भी है ठीक है, लेकिन आयु क्षय कर देगी। पहले की अवस्थाएं थी जो मैंने बताई, वो थी पिता की स्थिति को, नौकरी को, आयु को, जातक स्वयं की आयु को हानि करता था। लेकिन अब अष्टमेश की स्थिति जातक को आयुहीन तथा जातक के पिता को अष्टमेश और लग्नेश की स्थिति कहीं भी हो तो पिता की आयु को क्षय कर देगा, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु स्थान है और मृत्यु का विपरीत लिंग है आयु। तो आयु का विचार यहां से भी किया जाता है, लग्न से भी किया जाता है, लग्नेश से भी किया जाता है। चलिए, पिता की अवनति कब होती है? पिता का व्यय ज्यादा होने लगता है, पिता पुत्र में मतलब बिल्कुल बराबर बनती नहीं है, तथा पुत्र जन्म के बाद पिता का बहुत धन व्यय होने लगता है, पिता का स्वभाव बिगड़ जाता है। पहले वो जैसे थे नहीं रहते, पहले धर्मात्मा थे, अब अधर्मी हो गए, स्वार्थी हो गए, लोलुप हो गए, कामी हो गए, व्यभिचारी हो गए पिता, और परस्त्रीगामी भी हो गए। वो कौन सी अवस्था है? लग्नेश यदि 12वें घर से दृष्ट अथवा युत हो जाए तो 12वां घर क्या है? क्षय, भोग, व्यय, हानि, जेल, इन सब का विचार किया जाता है। तो जब लग्नेश अथवा सूर्य अथवा दशम भाव का स्वामी या फिर बृहस्पति से नवम भाव यदि बाधित हो गया तो जातक के पिता की अवनति, जातक के पिता का स्वभाव बदल जाता है, अवनति होने लगती है, व्यय होने लगता है ज्यादा और फायदा हो जाता है कम। जातक का पिता अपने स्वभाव में जो शील स्वभाव युक्त था, दृढ़ धर्मी था, वो अधर्मी हो गया। इस अवस्था में हमने 2 अवस्थाएं आपको बताई, लग्नेश सूर्य और दशमेश तथा बृहस्पति से
नवम भाव, इन सबको प्रैक्टिकल रूप से आपको समझना है। तो हर एक वीडियो इस श्रृंखला का जरूर देखिएगा। हमने कई श्रृंखलाएं बनाई हुई हैं, यह श्रृंखला भी आपके बड़े काम की चीज है। चलिए, ये हो गया अष्टम भाव, ये हो गया द्वादश भाव का, ये हमने यहां मिटाया इसको। अब देखिए, जातक के पिता अब लड़ाकू हो गए, झगड़ेलू हो गए, रोगी हो गए, कर्जी हो गए। यदि लग्नेश छठे भाव के प्रभाव में आ जाए तो, या फिर सूर्य छठे भाव के प्रभाव में आ जाए तो, या फिर बृहस्पति से नवम स्थान छठे भाव के प्रभाव में आ जाए तो, ठीक, नवम भाव छठे भाव के प्रभाव में आ जाए तो पिता और पुत्र में आपसी मतभेद शुरू हो जाएंगे। विशेष सूत्रात्मक चर्चा है। 12वां जो हमारी कुंडली का एक वर्ग है, द्वादश चार्ट, द्वादशांश, द्वादशांश से पिता का विचार, माता का विचार किया जाता है, लेकिन वहां जाने की आपको जरूरत नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं कि अपने कुंडली से ही पिता की स्थिति, पुत्र की स्थिति, आयु की स्थिति का पता कर ले। अब देखिए, छठा भाव क्या है? परेशानियों का है, त्रिक भाव है। जाहिर सी बात है, रोग ऋण शत्रु का स्वामी, परेशानियों का, स्पर्धा का स्वामी जब लग्नेश से बाधित, छठे भाव से लग्नेश बाधित हो जाएगा तो लग्न पिता कारक है, लग्नेश पिता कारक है, सूर्य पिता कारक है, बृहस्पति पिता कारक है। तो जब छठे भाव से ये सब प्रभावित हो जाएंगे तो पिता की अवस्था रोगी हो जाएगी, ऋणी हो जाएगी और अचानक दुश्मन पैदा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि छठे भाव से प्रभावित हो गया है। ये हो गई 3 बातें यहां पर। चौथी बात हमने बताई, मूल में जन्म हुआ है तो भी। अब इस चीज को हम और घुमाते हैं, ठीक। अब आप दसम भाव को देखिए, दसम भाव भी पिता है और दसम भाव का स्वामी भी पिता है। दसम भाव का स्वामी यदि छठे भाव के प्रभाव में आ जाए तो जातक के संतान के जन्म के बाद जातक का व्यवसाय खराब होने लगता है। अब कर्जा होने लग गया क्योंकि बीमारियां बढ़ गई। घर में जब कर्जा लिया जाएगा तो दुख बढ़ेगा, इसीलिए ये दुख भाव है, त्रिक भाव है। जन्म कुंडली में इनसे बाधित होने पर कोई भी भाव बहुत प्रभावित हो जाता है, जबकि इन्हीं भावों से विपरीत राजयोग की स्थिति पैदा होती है। हम यह बात अगले वीडियो में आपके साथ जरूर करेंगे, लेकिन सूत्रात्मक तरीके से, फार्मूले के तरीके से एक एक सूत्र लेकर चलेंगे, फिर आप द्वादशांश में जाइएगा। तो अब देखिए, छठे भाव का स्वामी जब 12वें दसम भाव को बाधित करने लग गया तो जातक का पिता जातक के जन्म के बाद ऋणी हो गया, रोगी हो गया, परेशान हो गया, शत्रु से युक्त हो गया, कंपटीशन से भर गया, व्यापार बैठ गया, मकान, व्यापार, जमीन जायदाद बिकने लग गई क्योंकि कर्जा हो गया है। और कर्जा बहुत बुरी बीमारी है। यह हो गया दसम भाव जब छठे भाव से प्रभावित हुआ तब। फिर मैं वही बात करूंगा, अष्टम भाव से प्रभावित होने पर जातक के पिता की आयु क्षीण हो जाती है। जब अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव को बाधित करेगा तो
इस अवस्था में जातक के पिता की आयु क्षीण हो जाती है और जातक के पिता के साथ जातक की कम बनती है। आपने अक्सर ऐसे घरों में पिता पुत्र के संबंध देखे होंगे। अब जातक का पिता पुनः पुत्र जन्म के बाद अवसादी, प्रमादी, आलसी तथा खर्चीला, भोगी, व्यभिचारी हो गया। कब? जब द्वादश भाव का स्वामी दसम भाव को बाधित करने लग जाए तो क्या हो गया? हानि होने लग गई। पुत्र जन्म के बाद पिता की स्थिति खराब होने लग गई। ये खराब स्थिति को हम इस तरह से समझ पाए। और आप इस कुंडली में जो मैं सूत्र दे रहा हूं वो अपनी कुंडली से मैच करिएगा, अवश्य में स्थिति खराब हो जाएगी। अब हम इसी बात को लेकर के आगे फिर चलते हैं। हालांकि आपको समझ में आता होगा, जिस तरह से मैं बता रहा हूं सूत्रात्मक तरीका अपनाया हुआ है। हमने इसको सबको मिटा देना है, एक अवस्था और देख लेना है। मान लीजिए आपका बृहस्पति जहां बैठा है, दूसरे घर में बृहस्पति बैठा है, ठीक। अब दूसरे घर से नवम घर में चले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुनः दसम भाव आ जाता है। या बृहस्पति तीसरे घर में बैठा है तो यहां से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 11वें भाव। 11वें भाव में जो राशि है उस राशि के अनुसार वहां बैठे हुए ग्रह यदि छठे, 8वें, 12वें भाव से बाधित हैं तो जातक के पिता की स्थिति बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। ये ज्योतिष का अनुपम विषय है। एक ये हो गया। नवम भाव धर्म भाव है। जातक का ये नवम भाव पिता का भाव भी दर्शाता है, कुल का भाव भी दर्शाता है। जब यह भाव छठे, 8वें, 12वें से प्रभावित हो जाए तो भिन्न भिन्न अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं। छठे भाव से नवम भाव बाधित हो जाने पर जातक अपने जीवन में प्रायः धर्म परिवर्तन की स्थिति में आ जाता, जिद्दी और उद्दंड हो जाता था। पिता की, दादा की पुश्तैनी स्थितियों को धर्मयुत नहीं रखता। ठीक इसका विपरीत अवस्था आगे हम चर्चा करेंगे। तो छठे भाव से बाधित होने पर जातक का पिता पुनः कर्जी, कुल में परेशानियां, अधर्म और जातक स्वयं भी अधर्मी हो जाता है। अष्टम भाव से युक्त जातक का नवमेश हो जाए तो जातक के पिता की आयु को क्षीण कर देता है। पुनः जातक के द्वादश भाव से नवम भाव प्रभावित हो जाए, नवमेश प्रभावित हो जाए तो जातक की कुल परंपराओं में जातक का बहुत बुरा हाथ हो जाता है। वो अपने स्वार्थ के लिए पिता, कुल, इन सब को दांव पर लगा देता है। तो यहां पर आपको मैंने जितनी बातें बताई उसे पुनः आप दोहरा लीजिए। लग्न, लग्नेश, सूर्य दसम भाव, दशम भाव का स्वामी, नवम भाव, नवम भाव का स्वामी तथा बृहस्पति से नवम भाव में जो ग्रह हो वो ग्रह अगर ऐसी अवस्थाओं में है तो जातक के पिता की आयु, यश, कीर्ति, धन को खराब कर देती है और ऋण इत्यादि बढ़ा देती है। बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिनके कुंडलियों में यह योग होगा और हमें कमेंट करेंगे, वो बताएंगे कि हमारी कुंडली में ऐसी अवस्था है। यदि इसका विपरीत है
तो आपको नवमांश चक्र या द्वादशांश चक्र में पता करना पड़ेगा। यह अवस्था है, कुंडली में ग्रह बैठे हैं, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने नहीं आती। इसका मतलब है कि नवमांश चक्र जो आपको सप्लाई दे रहा है वो कहीं अच्छे से आपके कुंडली को संभाले हुए है, अथवा जिन ग्रहों को छठे, आठवें, 12वें आदि भावों से प्रभावित देखा गया है, वह प्रभावित होने पर भी बुरा प्रभाव नहीं देता है, अपितु जातक को शुभ फल देता है। तो ऐसी अवस्था में देखना कि उस भाव को, उस घर को कोई ना कोई विपरीत परिस्थितियां यानी शुभ ग्रह अवश्य में देखते होंगे। जातक का नक्षत्र चरण मजबूत होगा, जातक का पूरा हाल इसका विपरीत हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि मेरी इन बातों से आप सहमत हो, आपके जीवन में जो है आप वही तो कहेंगे। तो उस अवस्था को देख करके आपने निर्णय लेना है कि भैया यह कुंडली हमारी ऐसी है और इसमें इसका प्रतिफल ऐसा है, यदि विपरीत है तो क्यों है। यही सब आपके साथ हम चर्चा करेंगे। तो यह हो गया वीडियो जातक के आयु, जातक के पिता की स्थिति को खराब करने की पोजीशन। अब जातक के पैतृक अवस्थाओं को, पैतृक ग्रह को शुभ या अशुभ ग्रह की दृष्टि द्वारा शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति कब होगी, यह जानने के लिए हम एक और वीडियो देंगे, फिर उसके बाद और वीडियो देंगे। आप उसे देखिएगा और उस सब वीडियो को देखने के बाद निश्चित बात है कि आपको सूत्रात्मक रूप से ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। और जब आपको ज्ञान हो गया, आप किसी की कुंडली देख करके जो बताओगे बिल्कुल यथार्थ होगा। तब आपका ज्योतिष वास्तव में चढ़ती हुई अवस्था में होगा तथा आपके अंदर वह पूज्य भाव गुरु कृपा से अवश्य में आ जाएगा। तो अगले वीडियो में हम पुनः चर्चा करेंगे जातक के पितृकारक ग्रहों को शुभ या अशुभ दृष्टि से कैसे समझे कि पिता की स्थिति मजबूत है या नहीं, जातक की अवस्था धन से मजबूत है या नहीं। अगले वीडियो में देखना मत भूलिएगा। यहां विराम लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।